हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 143 साल का बर्थडे मना रहे हैं हम। मेरा नहीं, मैं अपना बर्थडे नहीं मना रहा हूँ। ये एक महान शख्सियत का बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं। और आप लोग केक कटने तक साथ में रहिएगा और केक खा के ही जाइएगा। तब तक हम उस इंसान के बारे में बात करते हैं कि ये आज किसका बर्थडे है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि साहित्य ही मानव संस्कृति की उत्कृष्टता का मार्ग है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना मत गिराइए, वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कहानी बीबीसी हिंदी पर पहली बार जुलाई 2019 में प्रकाशित हुई थी। आज साहित्य जगत के उत्कृष्ट साहित्यकार की 143वीं जयंती है, इसलिए इस कहानी को फिर से प्रकाशित किया गया है और इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 143 साल पहले 31 जुलाई को धनपत राय नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था। हम उन्हें प्रेमचंद के नाम से जानते और याद करते हैं। जी हाँ, मशहूर साहित्यकार कलम का सिपाही प्रेमचंद। उनकी मौत भी 87 साल पहले हो चुकी है, यानी कुल जमा 56 साल की उम्र पाई। आज प्रेमचंद क्यों? एक नजर में लग सकता है कि 8 दशक पहले जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है उसे याद करना महज एक रस्म अदायगी ही है, क्योंकि जब वे लिख रहे थे तो देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, नया भारत बनाने के ढेरों ख्वाब थे। उस वक्त की सामाजिक सियासी जरूरत कुछ और ही रही होगी। चुनौतियां भी एकदम अलग थीं। हाँ, इतना जरूर है कि उनकी लिखी गई बातें उस वक्त को समझने के लिए जरूर कारगर होंगी, मगर रचनाओं का जो भंडार वो जमा करके गए, अगर उन पर नजर दौड़ाई जाए तो वे आज भी जिंदगी और समाज को समझने में निहायत मददगार हैं। इसलिए प्रेमचंद को याद करना महज एक सालाना रस्म पूरा करना नहीं है। प्रेमचंद और सांप्रदायिकता का सवाल है यहाँ। उन्होंने काफी इस बारे में बात की। आजादी के बाद हमने अनेक सामाजिक काम अधूरे छोड़े, इसलिए 70 साल बाद भी ऐसे ढेरों सवालों से हम हर रोज टकरा रहे हैं जो सवाल मुल्क के सामने आजादी के पहले भी दरपेश थे। प्रेमचंद के दौर में भी फिरका परस्ती यानी सांप्रदायिकता नफरत फैलाने और देशवासियों को बांटने का काम कर रही थी। आजादी के आंदोलन की पहली पाद के लीडरों की तरह ही प्रेमचंद का मानना था कि स्वराज के रास्ते में सांप्रदायिक नफरत एक बहुत बड़ी बाधा है। इस सवाल के इर्द गिर्द उनकी कई टिप्पणियां हैं। 1934 में एक लेख में प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम तो सांप्रदायिकता को समाज का कोड समझते हैं, जो अपना छोटा सा दायरा बना के सभी को उससे बाहर निकाल देती है। अब सवाल है सांप्रदायिकता और संस्कृति का। आज हम पाते हैं कि सांप्रदायिकता के नफरती विचार की यही कोशिश होती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम भारतीयों के बीच फर्क की दीवार खड़ी की जाए, मजहबी समूहों को सांस्कृतिक रूप में जुदा जुदा साबित किया जाए। प्रेमचंद तो इसे दशकों पहले बखूबी समझ रहे थे। 15 जनवरी 1934 को छपी उनकी एक मशहूर टिप्पणी है, सांप्रदायिकता और संस्कृति। वो इसमें रेखांकित करते हैं कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है, इसलिए वो संस्कृति की खाल को ओढ़ कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है और न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। तो अब कौन सी संस्कृति है? तो वो जवाब देते हैं कि अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वो है आर्थिक। अब संस्कृति और धर्म के बारे में भी उन्होंने कहा, संस्कृति को धर्म से घालमेल करने की राजनीति पुरानी रही है। ये बहुत ही साफ तौर पर कहते हैं कि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति या मुस्लिम या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी, बंगला हो या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता है जिस तरह बंगाली हिंदू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। अब खाने पीने का कितना फर्क है। हमारे समय में भी सांप्रदायिकता की जड़ में खान पान बड़ा मुद्दा है। लगता है
प्रेमचंद के समय में भी था। इसलिए वो कहते हैं कि अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी 80% मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी शराब पीते हैं। निचले दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, नीचे दर्जे के मुसलमान भी। मध्य वर्ग के हिंदू या तो बहुत कम शराब पीते हैं या भंग के गोले चढ़ाते हैं, जिसका नेता हमारा पंडा पुजारी क्लास है। अब गाय का सवाल उठता है। हमारे बीच अरसे से रहा है कि प्रेमचंद भी इसको छोड़ते नहीं हैं। वो लिखते हैं कि हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ऐसी जातियां मौजूद है जो गाय का मांस खाती हैं, यहाँ तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़ती हैं। हालांकि बधिक और मृतक मांस में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसके बाद वो एक अहम सवाल पूछते हैं कि संसार में हिंदू ही एक जाति है जो गो मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है, तो क्या इसलिए हिंदुओं को समस्त विश्व से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए? तो प्रेमचंद के साथ आज हम क्या करते? कल्पना करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हम कल्पना करें कि आज प्रेमचंद ये लिखते और ऐसे सवाल करते तो उनके साथ क्या क्या हो सकता था। क्या हम धीरज के साथ उनकी बात पढ़ते, सुनते, गुनते, विचार करते? या इसी तरह वे पहनावे के बारे में भी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि एक इलाके के हिंदू और मुसलमान स्त्री पुरुष लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। ये लिखते हैं कि बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियां दोनों ही साड़ी पहनती हैं। उनके मुताबिक संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागनियां दोनों गाते हैं और मुगल काल की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। फिर किस संस्कृति की रक्षा? सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फर्क के तर्क को जमींदोज करने के बाद वो सवाल उठाते हैं कि फिर हमारी समझ में ये नहीं आता कि कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। उनके मुताबिक वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखंड, और इसके जन्मदाता भी वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता की शीतल छाया में बैठे विहार करते हैं। सीधे साधे आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। सांप्रदायिक संगठनों के चरित्र के बारे में भी उनकी राय पढ़ ली जाए। वो लिखने से परहेज नहीं करते कि इन संस्थाओं को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। उनके पास ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिससे राष्ट्र के सामने वो रख सकें। प्रेमचंद के मुताबिक ये जमाना सांप्रदायिक अभ्युदय का नहीं है, ये आर्थिक युग का है, और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे वो अंधविश्वास, ये धर्म के नाम पर किया गया ये पाखंड, ये नीति के नाम पर गरीबों की दोहने की कृपा, ये मिटाई जा सके। आम जन के पक्ष से बोलते हुए प्रेमचंद जी लिखते हैं कि उस संस्कृति में था ही क्या जिसकी वो रक्षा करें। उसे आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है जो संस्कृति की रक्षा से कहीं ज्यादा आवश्यक है। वो पुरानी संस्कृति में उसके लिए मोह का कोई कारण नहीं है, और सांप्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ से आंखें बंद किए हुए ऐसे कार्यक्रम पर चल रही है जिससे उसकी पराधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी। फिर राष्ट्र का उद्धार कैसे होगा? एक दूसरी टिप्पणी में वे 1932 में इसी बात को कुछ यूं कहते हैं, राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उसका संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से है। बेकारी से सभी दुखी हैं, दरिद्रता सभी का गला दबाए हुए है, नित नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, उसका वार सभी संप्रदायों पर समान रूप से होता है। कर्ज की इल्लत में सभी गिरफ्तार हैं। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दुर्व्यवस्था नहीं है जिससे राष्ट्र के सभी अंग पीड़ित ना हो। दरिद्रता, अशिक्षा, बेकारी हिंदू और मुसलमान का विचार नहीं करती। हमारे किसानों के सामने जो बाधाएं हैं उनसे हिंदू और मुसलमान दोनों पीड़ित हैं। राष्ट्र का उद्धार इन समस्याओं के हल करने से होगा। इसलिए हिंदू और मुसलमान एकता चाहिए। सांप्रदायिकता का जवाब एकता से ही होगा, मगर कैसे? 1931 में
वो लिखते हैं कि दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मेल कैसे हो, मैली चीज पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। हम गलत इतिहास पढ़ पढ़कर एक दूसरे के प्रति तरह तरह की गलत फहमियां दिल में भरे हुए हैं और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानो उन्हीं पर हमारे जीवन का आधार हो। आज साहित्यकार, कलाकार और बुद्धिजीवी सामाजिक मसलों पर बोल लिख रहे हैं तो उन्हें ढेरों आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं, और तो और उन्हें राष्ट्रद्रोही तक के दायरे में डाल दिया जा रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि प्रेमचंद साहित्य या साहित्यकार को किस रूप में देखते थे। सबसे ऊपर की 3 लाइनों में भी हमने साहित्य के बारे में उनकी राय पढ़ी है। साहित्य का उद्देश्य नाम के लेख में वो लिखते हैं कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, यानी उन चीजों की आलोचना जो आम इंसानों की जिंदगी पर असर डालते हैं। इसी में वो कहते हैं कि हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति और संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। क्योंकि प्रेमचंद अपने समय के हर विषय से टकराते रहे, इसलिए वे हमारे बीच आज भी जिंदा हैं। और ये लेख लिखा है बीबीसी हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार जनाब नासिरुद्दीन जी ने। और आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बर्थडे केक उनके लिए लेकर आए हैं, और आइए हम उनके लिए केक काटते हैं और आपको केक खिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Premchand. May God bless you.